हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री 2023 सेट नंबर 5। कोड है आपके पास ई और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, राइट नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स ऑन एप्लीकेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन आपको राइट करना है। ठीक है, देखते हैं। आपके पास यहाँ पर आ जाता है नर्नेस्ट इक्वेशन और इसको लिखना आप सब सीखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार सेट में रिपीट हो रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ई सेल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास यहाँ आप ई सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास देखोगे तो यहाँ ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान एन ए लॉग बेस 10Q। आप सबको लिख लीजिए कि सबका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे ई क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको ये लेनी है। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, ये वहाँ पर क्या है, फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 96,500 कूलाम पर मोल। अच्छा, यन क्या यहाँ पर है, यन आप विशेष ध्यान दीजिए, यन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, हाँ क्यू क्या है, क्यू रिएक्शन कोशिएंट है। ठीक है, आप एक देख लीजिएगा, जब मैं 2.303 R इंटू टी अपान एफ ये सब की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है इतना सॉल्व करने पर। तो अब नर्नेस्ट क्वेश्चन में ना, ये देखिए इतना, देखो आप सर्किल में बना रहा हूँ 2.303 RT अपान एफ, इस सभी की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब लिख देंगे। तो आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो इस तरह से लिखा होगा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्यू। ठीक है, अब लॉग क्यू आपके पास है, यहाँ बेस 10 कर सकते हैं, यदि नहीं लिखा होता तब भी आप बेस 10 लेकर के चलें। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या होता है, ये होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं देखो उसी इक्वेशन को कैसे लिख दिया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। और अब आप सब देखोगे ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा है ना, आप यहाँ से समझ सकते हो बेटा, ये प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट इसकी जगह पर कैसे आया। तो एक ले लिया जाए रिएक्शन यहाँ पर, हालांकि ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मान लो आपके पास यहाँ पर है ए और ये बी है, रिएक्शन करके सी और डी बनाता है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है कि नहीं बताइए, ये पूरा रिएक्टेंट है और ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको नर्नेस्ट इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग, ठीक है, बेस 10 आप कर सकते हो। ये देखिए ये सी है, तो एक्टिव मास सी रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, ये आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी को पावर में ला रहे हैं और यहाँ पर एक्टिव मास डी की पावर डी। ठीक है, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट वाला है कि नहीं बताइए, प्रोडक्ट वाला है ना, प्रोडक्ट अपान, अब यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ पर एक्टिव मास से रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट एंड यहाँ पर इनटू एक्टिव मास बी रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको आप P से रिप्रेजेंट करो, इसको R से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एक कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, ठीक है। तो किसी भी वैलेंस इक्वेशन को नर्नेस्ट के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके एप्लीकेशन को अब हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन इसका है भैया कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। ई सेल कैलकुलेट करने में इसका किया जाता है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो। तो कैसे लिखते हो आप सब देखो, मान लो आपके पास ये है जिंक प्लस कापर 2 प्लस जिंक 2 प्लस कापर, ये सॉलिड है बेटा, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एन क्या कह रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर 2 का हो रहा है, जैसे मान लो जिंक 2 प्लस में जा रहा है तो 2 का चेंज हो रहा है, ऐसे यहाँ से भी तो 2 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ 2 ले लिया, ठीक। अब मैं इसको नर्नेस्ट इक्वेशन में लिखूँगा। तो देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग, ये देखिए प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जिंक प्लस 2 मतलब इसका कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट में क्या है कापर प्लस 2। इसमें जो कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का लिया जाता है, जब सॉलिड होता है बेटा तो उसे यूनिटी मान लेते हैं, तो सिर्फ मैं आयन का लेता हूँ, ठीक है। आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर लिया गया, जिससे जिंक 2 प्लस आयन प्रोडक्ट में है उसका, कापर 2 प्लस आयन रिएक्टेंट में है तो उसका। नेक्स्ट आपके पास ये है कि प्रेडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में बताता है। डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, यदि निगेटिव आ रही है तो समझिए कोई रिएक्शन फिजिबल होता है, और इस सेल भी पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल होता है। तो इसको बताने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रिएक्शन के फिजिबिलिटी को ये बताता है। और डेल्टा जी बराबर क्या होता है बेटा, माइनस एन एफ ई सेल। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, 4th का बी। अब हम लोग देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए आप सब। मान लो आपके पास यहाँ पर वाटर है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पर गैस है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी का कैसे इफेक्टिव होगा ये देखा जाएगा। तो मान लो आप इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो ये ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मान लो आप टेम्परेचर इस पर दे रहे हो तो गैस भागेगा बाहर, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं, द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रहा। तो कुछ आपके पास देखिए सर्टेन गैस है O2 N2 He, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया HCl SO2 CO2 ये हाई सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, प्रेशर ऑफ इफ़ेक्ट का हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो कैसे प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर इन लिक्विड में, उसको देखते हैं। तो यहाँ हेनरी लॉ आता है। अब हेनरी लॉ आप इसमें ज़रूर लिखिए जब ऐसा कुछ पूछे। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व। जितना प्रेशर लगेगा उतना गैस का डिजॉल्वेशन बढ़ेगा इन लिक्विड में। तो यहाँ पर ये ले लिए हैं मोल फ्रैक्शन काई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो KH आ गया, ये हेनरी कांस्टेंट है। अब क्या यहाँ पर है वो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट।
काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे आप सब, यहाँ पर रिलेशन में निकाला हो कि एच हेनरी कांस्टेंट ये ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ भी इन्वर्सली था, तो केज के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट पर आते हैं, और ये क्या पूछ रहे हैं, एसिटाइलेशन एक टर्म है, इसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि एसिटाइलेशन क्या होता है। तो आप ये सिंपल सा जानिए, हाइड्रेशन जानते होंगे आप सब, डिहाइड्रेशन जानते होंगे आप सब ना। तो देखिए ये CH3CO C11 ये जो ग्रुप है ना, ये किसी के साथ जाकर के जुड़ता है तो उसे एसिटाइलेशन बोला जाता है। ये इतना ग्रुप जाएगा किसी के पास तो उसका क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। अब ये ग्रुप कहाँ से आ सकता है, ये ग्रुप दो जगह से आ सकता है आपको। पहली बात तो एक एसिटिल क्लोराइड, ये COCl है। अच्छा, इसको बाहर कर दोगे तो इतना तो हमारे पास बचेगा, ये जा कर के जुड़ेगा। और दूसरी बात आप एसिटिक एनहाइड्राइड से ला सकते हैं। ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास COCH3, तो ये मेरे पास यहाँ से आ सकता है CH3CO ग्रुप। ठीक है, तो इसी को मुझे लाकर जोड़ना है। तो आप देख रहे होंगे एसिटाइलेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप, वही जो मैंने बताया CH3CO इनटू एनी मॉलिक्यूल कॉल्ड एसिटाइलेशन। रिएजेंट यूज फॉर दिस पर्पज आर, कौन सा रिएजेंट यूज करता हूँ, जो भी मैंने बताया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ से इतना आपको मिल जाएगा और यहाँ से इतना मिल जाएगा। तो ये कोई रिएक्शन लिख दिया जाए, तो रिएक्शन लिख दिया गया, देखो एसिटिल क्लोराइड लाया गया, एनिलीन लाया, एनिलीन में से जो NH2 का H है ये लिया और इसका Cl बाहर कर दिया और इसके N से इसके कार्बन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे ही तो मिलेगा, इसका N इसका कार्बन, इसका नाम होता है एन फेनिल एसिटामाइड या एसिटिनिलाइड इसे बोला जाता है। अच्छा, एक और लिख लिया जाए, जैसे आप बहुत पढ़ते हो ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो ये देखिए बेंजीन रिंग है CH3COCl, अब इतना ग्रुप आएगा एसिटिल, इतना ग्रुप आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा क्या, एसिटोफिनोन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। तो बस एसिटाइलेशन में दो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट में आओगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके पहले के सेट में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है इसमें, द प्रोसेस विच चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एग को उबाला जाता है ना, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, तो इसका जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो जम जाता है, ठीक है, कोगुलेट कर जाता है। एंड मिल्क का कर्ड में चेंज होना भी उसका एग्जाम्पल है। तो देखिए आपके पास कुछ बनाया गया नेटिव प्रोटीन, मतलब पहले ऐसा प्रोटीन था और जब डीनेचुरेशन हुआ तो ऐसा कुछ बन गया प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन होने के बाद जो उसे बनता है उसे डीनेचर प्रोटीन कहते हैं, और इस प्रोसेस में सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, टूट जाता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो अंडे को उबालना और मिल्क आपके पास क्या होता है, कर्ड में चेंज करना, ये डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है सॉल्यूशन से रिलेटेड। यह ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहे हैं, हाफ m/10 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू दिए हैं, आर बराबर 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। अब ये तो कोई इसी पर लग जा रहा, पाई इक्वल टू CRT गिवन है, C दिया है m/10, इसको 1/10 कर लो। आर की वैल्यू दिए हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में चेंज कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा। और मैं सारे डाटा को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, इस फार्मूले में। तो आप देखोगे 1/10 आ जाएगा और आर की वैल्यू 80। फिर यहाँ से आप यहाँ मैं पॉइंट हटाता हूँ, तो पॉइंट हटाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 ना, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से इसको
20 कैंसिल कर दिया और आपके पास अब कितना बचा बेटा 1000। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में आप उतने अंक बाद आज करके क्या कर दो, डेसिमल लगा दो 3 अंक बाद। ठीक है, तो आपके पास इतना आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर 2.463 atm। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है। अब वहाँ पर आपको दिए हैं ये 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स एट 318 केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन मिल रहा है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एट 318 केल्विन। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले लिख लो क्या दिया है। पूरा रिएक्शन लिख लिया। N2O5 एक गैस है, 2NO2 गैस, हाफ O2 गैस। ठीक है, गिवन है ये मान लिया 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। ये माइनस से दिया 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, टाइम दिया 60 मिनट। ठीक है, और के दिया यहाँ पर आपको निकालना है। अच्छा, log 6.2 की वैल्यू दिए 0.7924। ठीक है, तो आपके पास अब हम लोग सब इसी को फार्मूले में रख देंगे, सारी वैल्यू डाटा को रख दीजिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला पहले लिख दो। के बराबर 2.303/T log बेस 10 A/-6। ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया पूरा, यहाँ पर आपके A-6 की वैल्यू रख दिया। अच्छा, टी की जगह पर 60 रख दिया। तो बस ये पूरा कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और 124/20 आ जाएगा। और वह इसको जब सॉल्व करेंगे तो 62/10 आने वाला है। ठीक है, इसको ऐसे कॉपी कर लिया, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.2। ठीक है, अब log 6.2 की वैल्यू आपका दिया है पहले ही, तो बस यहाँ पर 0.7924 रख दीजिए log 6.2 की वैल्यू, और इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास तो आंसर क्या आ जाएगा 1.824/60। अच्छा, मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ तो आप पॉइंट यहाँ से जब मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ 3 जीरो नीचे रख रहा हूँ। अच्छा, 60 को मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 10। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके ले आएंगे तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कितना आ रहा 3.04 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। ठीक है, अब सी पार्ट में आते हैं। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के कोई 4 पॉइंट आपको लिखना है और ये 4 नंबर का है। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, काफ़ी डिटेल में डिस्कस हम लोग पहले के सेट में कर चुके हैं, तो यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। अब कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, इसको डिटेल में जानने के लिए आप पहले सेट में जाइए। ठीक है पहले के सेट में। नेक्स्ट आपके पास है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्मॉल साइज होती है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। नेक्स्ट आपके पास है कैटालिटिक नेचर। ठीक है, तो कैटालिस्ट का काम करते हैं, और इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं पहले कि SO2 को B2O5 किस में चेंज कर देता है, SO3। ठीक है, तो कैटालिस्ट का भी काम करते हैं। और पैरामैग्नेटिक मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट, लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बारे में आप दूसरे सेट में, आप पहले के सेटों में जा कर के डिटेल जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे जब, तो कह रहा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन IPC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दो। जैसे मान लो आपके पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा ये देख लो। मान लो आपके पास A² ब्रैकेट है। ठीक है, तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आए तब हम इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज तब आएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स जब इधर कोई A9 होगा।
तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैसे नाम करेंगे ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले नंबर क्या करेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड विथ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे विथ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, जो पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आएगा उसको पहले। नेक्स्ट में है कॉमन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसका कॉमन नेम लिख देंगे। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल, नेम ऑफ एनायन विदाउट नंबर लास्ट में सबसे लिखेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल है, देखो आपके पास ये आ गया ना। अब ये आपके पास आपके दाहिनी तरफ सल्फेट है, इसको जब तोड़ोगे तो SO4 2- और ये 2+ पर टूटेगा। चार्ज पर कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तब सिंपल नाम इसका लिखोगे। तो चलो देखते हैं। 4 एमीन है तो टेट्रा मतलब नंबर के साथ टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट ऐसा लिखा जाएगा। आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर 6 है तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसको आप नंबर नहीं लिखना है, तो नेम ऑफ एनायन विदाउट नंबर, ये केवल नाम लिखोगे, इस कितना है ये नहीं लिखोगे। दूसरा नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसका जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने किया ऐसे इसमें करेंगे। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इधर भी नहीं कुछ है, तो सीधे अंदर आ जाओ स्क्वायर ब्रैकेट के। और लिगेंड पर चलो नाम करने के लिए, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, डाइक्लोराइडो 20। ये 2 क्लोरीन है तो बेटा मैं इसको क्लोराइडो लिखाता हूँ, डाइक्लोराइडो। और ये 20 मतलब एथाइलिन डाइएमीन है तो इसको हम 20 लिखते हैं। ब्रैकेट में इसका पूरा नाम एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायन कॉम्प्लेक्स। एनायन का हमें लिखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायन कॉम्प्लेक्स। तो एनायन में पहले लिखेंगे हम लोग कैटायन का नाम, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर है ए स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और यदि यहाँ पर कोई कैटायन है, ठीक है, तो कैटायन इसको जब तोड़ोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कैटायन पर आएगा, तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कैसा लिखेंगे ये देखेंगे। तो जो मेटल का नाम लिखते हैं ना उसमें 8 ऐड करना है, ठीक। देखो, तो नेम ऑफ कैटायन विदाउट नंबर, नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर विथ नंबर, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विथ सफिक्स 8 लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन में लिखेंगे। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिगेंड का नाम लिखना है, और यहाँ मेटल में 8 लगाते हैं सफिक्स, तो यहाँ दिखा दिया। एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे K4 एफिशिएंट का होल 6 है। अब K+ में टूटेगा और इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस मेटल में 8 लगाना है। तो चलो इसका नाम लिखोगे, नंबर नहीं लिखना, विदाउट नंबर मैंने लिखा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ गया, ठीक है। ये हेक्सासाइनो या साइनाइडो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। साइनाइडो यहाँ कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, साइनो या साइनाइडो, ठीक, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ मेटल में जो नाम में हम लोग कैसे ऐड करेंगे, मान लो मेटल आपके पास क्रोमियम है और कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ सिंपल क्रोमियम लिखोगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमेट लिखोगे। ये देखो 8 लगा रहे हैं ना। ऐसे प्लेटिनम तो यहाँ प्लेटिनेट, कोबाल्ट तो कोबाल्टेट, निकिल तो निकलेट, Ag सिल्वर यहाँ लिखोगे तो यहाँ अर्जेंटेट, आयरन यहाँ लिखोगे तो फेरेट, ठीक है। और कुछ पॉइंट हम लोग देख लें। नो स्पेस बिटवीन मेटल एटम आयन एंड लिगेंड, मेटल एटम आयन और लिगेंड के बीच कोई स्पेस नहीं होता है। इफ़ लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स, यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई लगा है, ट्राई लगा है, तब प्रीफिक्स थोड़ा हम विशेष दे देते हैं अलग से। तो 2 बार यदि होगा तो 20, 3 बार होगा ट्रिस, 4 बार होगा तो टेट्राकिस इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई टेट्रा।
अच्छा डाई उसके नाम में भी है और 2 बार है, फिर डाई लगाओ तो अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा स्पेशल नाम दे दिया जाता है बिस्ट्रिस। ठीक है, और ये जो बिस्ट्रिस है इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ठीक है, पर इसका हाँ क्या करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड, इसको क्या करेंगे पैरेंथेसिस में लिखेंगे लिगेंड के नाम को। ठीक है, बिस पहले लगा देंगे। जैसे ईएन आपके पास है, ईएन 2 बार है, एथाइलिन डाईअमीन इसका नाम है, तो इसका नाम 2 बार है तो इसको मैं बिस लिखूँगा, क्योंकि एथाइलिन डाईअमीन डाई इसके नाम में है, तो अब 2 बार है तो बिस, और ब्रैकेट में अब लिखेंगे एथाइलिन डाईअमीन। ठीक है, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा मल्टीपल लिगेंड, जैसे 1-2 बार लिगेंड है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पास अमोनिया है, मतलब अमोनिया को लिगेंड के फॉर्म में जब पढ़ोगे तो एमीन पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ ट्राई एमीन, और इसमें स्पेलिंग आप चेंज कर देंगे, AMMINE लिखेंगे। ठीक है, तो ट्राई एमीन। तो ये बस यहाँ तक हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वाचिंग।